स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है लेवी एंड असेसमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी का क्या सीन रहेगा, किस तरीके से ये ड्यूटी इम्पोज की जाएगी और इसका कर निर्धारण होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए लेवी का मतलब क्या है। जो ड्यूटी चार्ज की जाएगी, जो इम्पोज की जाएगी, मतलब जो लगाई जाएगी, तो लेवी उसका फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि लाइबिलिटी क्या फ़िक्स की जाए। लाइबिलिटी मतलब हम ये ढूंढेंगे कि कौन सा व्यक्ति है या कौन सी वस्तुएं हैं, मतलब गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज़ या जो भी पर्सन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना कि ताकि उनके ऊपर टैक्स चार्ज किया जा सके। उसके बाद जो है फिर असेसमेंट होगा। असेसमेंट जो एक्ट है हमारा कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम एंड टैरिफ जो एक्ट है जिसमें 1975, जिसके हिसाब से हम जो कस्टम्स गुड्स हैं उनके ऊपर हम ड्यूटी चार्ज करते हैं। तो असेसमेंट उन प्रोविज़न्स के आधार पर किया जाएगा, मतलब कर निर्धारण, यानी कर का निर्धारण, यानी कि क्या कितनी हम ड्यूटी लेंगे, तो उसके हिसाब से हम असेसमेंट करेंगे और इसमें हम एक तरीके से टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। फाइनल स्टेज में हम ड्यूटी को कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं, एक तो लेवी और एक असेसमेंट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि लेवी और इम्पोजिशन के लिए या फिर असेसमेंट के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे चार्जिंग सेक्शन, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम। यानी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चार्जिंग सेक्शन कि चार्ज हमने किस तरीके से करना है। तो कस्टम ड्यूटी जो है वो ये आप देख सकते हैं चार्जिंग सेक्शन। सबसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कस्टम ड्यूटी लगाई जाती हैं, इम्पोज की जाती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के हिसाब से, और जो भी लॉ उस समय इम्प्लीमेंट हो रहा होगा उसके हिसाब से, और उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो चार्ज या जो भी इम्पोजिशन है वो अकॉर्डिंग टू रूल किया जाएगा। अब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी हैं। जैसे कस्टम जो चार्ज किया जाता है, जो ड्यूटी चार्ज की जाती है, वो गुड्स पे की जाती है, नंबर एक बात। नंबर दो, गुड्स या तो इंपोर्ट की जाएंगी या एक्सपोर्ट की जाएंगी, मतलब इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स पे ही ये कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी। ड्यूटी शैल बी एट सच रेट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कस्टम एंड टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंगली जो 1975 में बनाया गया था उसके हिसाब से रेट्स फिक्स किए जाएंगे। गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब गवर्नमेंट अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रही है तो उसको भी उसी तरीके से टैक्स देना होगा, उसी तरीके से कस्टम ड्यूटी देनी होगी जिस तरीके से या जिन रूल्स के हिसाब से नॉन गवर्नमेंट लो इंस्टीट्यूशन या जो भी पर्सन्स देते हैं। यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा कस्टम ड्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और उसके अलावा फिर है कस्टम एक्ट 1962 के रूल्स तो लागू होने ही हैं, वो हमने आपको पहले क्लियर कर दिया। तो ये कुछ बातें हैं, जनरल सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा जब चार्ज किया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट था उसमें वो था टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स, यानी कि वो इवेंट का मतलब एक तरह से घटना है या वो एक मोमेंट जब टैक्सेबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है ना, जब कर दायित्व क्रिएट होगा, वो इवेंट, वो घटना किसे बोलेंगे हम, उसके बारे में क्लियर करना है। तो ऑब्वियसली ये तो हमें पता ही है कि या तो गुड्स इंपोर्ट होंगी या एक्सपोर्ट होंगी, तभी ये ड्यूटी चार्ज की जाएगी। तो इंपोर्ट को इंपोर्ट कब बोलेंगे, यानी कौन सी गुड्स को आप इंपोर्ट बोलेंगे कि इंपोर्टेड हैं और कौन सी गुड्स को आप एक्सपोर्टेड बोलेंगे, यानी कब ये डिसाइड होगा कि कब गुड्स इंपोर्ट हुई हैं और कब एक्सपोर्ट हुई हैं। इसके लिए ये दो पार्ट्स बना रखे हैं टैक्सेबल इवेंट के लिए, इसको ध्यान दीजिए। तो इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, मतलब इंडिया में जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं उसका मतलब क्या है कि जो गुड्स हैं वो इंडियन क्षेत्रीय जो समुद्र है, जो देखिए एरियाज़ का हिसाब है कि भारतीय क्षेत्र में, इंडियन टेरिटरी में जो जब गुड्स एंटर कर जाती हैं
तो उसके लिए तो उसे हम ये कह सकते हैं कि यस गुड्स इम्पोर्ट हो गई हैं, ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब जब ये टेरिटोरियल वाटर से बाहर चली जाती हैं, जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर से ये बाहर चली जाती हैं तो हम कह सकते हैं, क्रॉस कर लेती हैं तो हम कहेंगे कि गुड्स जो हैं वो एक्सपोर्ट हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जोग्राफिकल टर्म है टेरिटोरियल वाटर एंड लैंड मास, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि जो एक तो होता है, देखो अंदरूनी जो जल संग्रह होते हैं, जैसे इंडियन बॉर्डर्स के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो नदियां हैं, तालाब हैं, या जो भी पानी, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, उसके ऊपर उसी कंट्री का यानी कि इंडिया का हक होगा। उसमें हम इंडिया जो है, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती है। उसके बाद फिर आता है क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय जल। उसमें क्या होगा कि जो बेस लाइन है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा, इन रेफरेंस टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होगा, मतलब इंडियन तट के से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स आगे जाते हैं तो वो एरिया में भी इंडिया को, या किसी भी कंट्री के लिए, ये सबके लिए रूल सेम है ये, तो जो भी कंट्री का बेस लाइन होगा उससे 12 नॉटिकल माइल्स का एरिया में वो कंट्री कुछ चीज़ों को लेकर कुछ पॉइंट्स पर रूल्स बना सकता है, ठीक है। और उसके अलावा फिर और आगे कुछ चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल आपके मतलब की नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है इसका मैं क्लियर कर देती हूँ। नॉटिकल माइल्स और माइल्स में क्या फ़र्क है, जो लैंड के ऊपर हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं उसके लिए माइल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो एयर में और जो समुद्री एरिया में जब हम डिस्टेंस या लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं, मापते हैं, देन हम ये वाला टर्म यूज़ करते हैं नॉटिकल माइल्स, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब गुड्स इंडियन लैंड मास में का एंटर करती हैं तो इंपोर्ट माना जाता है, और जब इंडियन टेरिटोरियल वाटर से बाहर जाती हैं तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है डेट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, डेट, हमने डेट देखनी है कौन सी, कि किस डेट की ड्यूटी लगाई जाए, क्योंकि रेट्स जो हैं वो चेंज भी हो सकते हैं, राइट। तो कौन सा रेट हमने लगाना है, जिस दिन सामान अंदर आया, इंडिया की बाउंड्री के अंदर आया उस दिन का रेट, या जिस दिन वहाँ से चला उस दिन का रेट। तो यहाँ पर वो डिसाइड करना है कि हमें जो ड्यूटी चार्ज करनी है उसका जो कौन सी डेट का रेट हमने डिसाइड करना है कि वो चार्ज किया जाएगा। और टैरिफ यानी कि कस्टम के वैल्यूएशन के लिए कितने गुड्स हैं और उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम डेट डिसाइड करेंगे। तो दो पार्ट्स हैं, एक तो इम्पोर्टेड गुड्स के लिए और एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन। इम्पोर्टेड गुड्स की हम बात करते हैं। पहली तो बात है इम्पोर्टेड गुड्स में बैगेज और ऐसी गुड्स जो बाय पोस्ट आपने इंपोर्ट की हैं वो नहीं आएंगी, अदर गुड्स आएंगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना, देयर आर 3 सेक्शन, सेक्शन 15, सब सेक्शन 1 और पार्ट ए, ठीक है। इसमें वो गुड्स हैं जो घरेलू उपभोग के लिए, मतलब होम, आपने अपने होम कंजम्पशन के लिए गुड्स इंपोर्ट की हैं, तो उसमें 2 डेट्स हैं बल्कि। एक तो वो डेट जब आपने बिल ऑफ एंट्री दिया होगा, किसको, कस्टम अथॉरिटी को, या जिस दिन हवाई जो जहाज़ है या शिप है या एरोप्लेन है जिसके थ्रू गुड्स आई होंगी, एयरक्राफ्ट जिसको आप कहते हैं, तो वो जिस दिन आया है, पहुंचा है इंडिया में, वो डेट। तो दोनों में जो डेट लेटर होगी, विच एवर इज़ लेटर, उस डेट पर जो रेट्स इम्प्लीमेंट किए जा रहे होंगे वही रेट्स आपको लेनी है। तो डेट मेंशन हो गई तो रेट अपने आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वो गुड्स हैं नेक्स्ट वाली, जो गुड्स वेयर हाउस में है और वहाँ से क्लियर होनी है। तो अगर वेयर हाउस यानी गोडाउन में गुड्स आ चुकी हैं लेकिन वेयर हाउसेस में हैं, ठीक है, वहाँ से आप वहाँ आ चुके हैं, तो इन दैट केस क्या डेट फाइनल की जाएगी। तो जिस डेट पर आपने
एक्सपोर्ट होता है एक्चुअली जब गुड्स वेयर हाउस में होती हैं, गोडाउन्स में होती हैं, मतलब इंपोर्ट होकर जब आई और वो कस्टम एरिया में ही गोडाउन्स में रखी गई हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्लियरेंस लेनी है, उसके लिए हमें एक एक्स बॉन्ड फिल करना पड़ता है। मतलब किसको करना पड़ता है? इंपोर्टर को करना पड़ता है, जो आयात कर रहा है उसको करना पड़ता है। और ये गुड्स उसने अपने होम कंजम्पशन के लिए मंगवाई हैं, राइट। तो एक्स बॉन्ड जिस दिन वो भरेगा उस दिन का रेट इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसका है जो पार्ट सी है, वो कह रहा है कि अगर और कोई गुड्स है, मतलब ये वाली गुड्स भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, और कोई गुड्स है, तो इस केस में हम देखेंगे कि जिस दिन वो ड्यूटी पे कर देता है, मतलब अगर आज वो ड्यूटी पे करना चाह रहा है तो आज के रेट लगेंगे। अगर वो 10 दिन के बाद ड्यूटी पे करेगा और तभी उसको गुड्स मिलेंगी तो 10 दिन बाद वाला रेट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। तो एक्सपोर्टेड गुड्स पे सेक्शन 16 इम्प्लीमेंट होता है। इसमें भी आप देख सकते हो 3 पोर्शन हैं, 16(1)(a), B एंड आई थिंक C भी है। इसमें आप देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट के लिए गुड्स हैं, अदर गुड्स हैं, और पहले इन दोनों को क्लियर कर देते हैं। हाँ, 2 ही है इसमें सेक्शन, सॉरी, इसमें 3 नहीं है, इसमें 2 सेक्शन है, A और B, 16(1)(a), 16(1)(b), राइट। ओके, तो हाँ, हम बात कर रहे थे गुड्स एंटर फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए जो गुड्स हैं तो उसका क्या करना है, डेट ऑन विच प्रॉपर ऑफिसर, जिस दिन जो ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर, जो कस्टम ऑफिसर है, अगर उसकी गुड्स की जिस दिन भी क्लियरेंस दे देता है, मतलब चेक कर लेता है कि गुड्स प्रोहिबिटेड तो नहीं है, गुड्स पर सारी ड्यूटी पे हो गई है, मतलब अपनी तरफ से वो पूरी सेटिस्फाइड हो जाता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी वेरिफिकेशन हो गई है, और जिस दिन उसने क्लियरेंस दे दिया उस दिन ही का डेट फाइनल किया जाएगा। एनी अदर गुड्स के लिए डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, जिस दिन आप ड्यूटी पे करोगे उस दिन का डेट जो है वो फाइनल समझेगा। और ये जो नीचे पॉइंट लिखा हुआ है इसमें सिर्फ इतना बताना है कि बैगेज वे और गुड्स जो एक्सपोर्टेड हैं, जो बाय पोस्ट आपने एक्सपोर्ट किया है, उन पर ये बात लागू नहीं होती। फिर बात कर रहे हैं हम असेसमेंट की। अब असेसमेंट कैसे होगा? ये तो लेवी हो गया, ठीक है, एक लेवी हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि कौन सी डेट फाइनल होगी और किस डेट के रेट्स फाइनल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं असेसमेंट की, यानी कि कर का निर्धारण। अब कर का निर्धारण जो है वो कर का निर्धारण का मतलब होता है कि कस्टम ड्यूटी चार्ज करना और कितना क्या लायबिलिटी रहेगी। उसके लिए हमको एक बार ये देखना होगा असेसमेंट किस टाइप का है। तो असेसमेंट हमारे यहाँ पर 4 प्रकार का, एक प्रोविजनल असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है, रीअसेसमेंट है, और एनी असेसमेंट इन विच ड्यूटी असेस्ड इज नील, जहाँ पर हमें ये लगा कि ड्यूटी तो है ही नहीं, मतलब इस तरीके का असेसमेंट जिसमें कोई भी चार्ज निकल कर बाहर नहीं आया। तो एक्चुअली 3 ही हैं इसके हिसाब से। सेल्फ असेसमेंट, सबसे पहले हम सेल्फ असेसमेंट की बात करेंगे। आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट लिखना चाहिए पहले। सेल्फ असेसमेंट है जो सेक्शन 17(1) से 17(3) तक में आता है। सेल्फ का मतलब खुद, यानी कि जब इंपोर्टर या एक्सपोर्टर अपनी गुड्स जो भी वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है उसको अपने आप ही असेस करता है और अपने आप उसको उसका वैल्यूएशन करता है और उसके हिसाब से वो ड्यूटी पे करता है। तो उसे पे करना वाला क्वेश्चन ज़रा हम बाद में लेंगे, पहले सिर्फ ये देखना है कि असेस उसने खुद किया है अपने जो भी वैल्यूएशन के बेस पर, जो भी वैल्यूएशन किया है उसने अपने लेकिन ध्यान रखिएगा कि कस्टम ड्यूटी का जो एक्ट है उसके हिसाब से और जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उसको ये वैल्यूएशन करना होगा, ओके। और उसके अलावा फिर और क्या है इसमें, और मेन चीज़ देख लेते हैं, और इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। हाँ, तो जो प्रॉपर ऑफिसर होगा, मतलब यहाँ पर वो ऑफिसर जो कस्टम ड्यूटी के असेसमेंट के लिए नियुक्त किया गया है, वो इस सेल्फ असेसमेंट का वेरिफिकेशन करेगा और अगर उसको ओके लगता है तो वो उसको क्लियरेंस दे देगा। ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, एविडेंस चेक करेगा, उसका वैल्यूएशन चेक करेगा और उसको लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, देन ही विल इशू द क्लियरेंस टू दैट सेल्फ असेसमेंट। मतलब उसके हिसाब से जो भी उसने ड्यूटी चार्ज की है, जो भी ड्यूटी का कैलकुलेशन किया है किसने, इम्पोर्टर ने, तो वही फाइनल समझा जाएगा, ठीक है।
रीअसेसमेंट ऑफ ड्यूटी, रीअसेसमेंट की नौबत तब आएगी जब प्रॉपर ऑफिसर को ये लगेगा कि जो सेल्फ असेसमेंट किया गया है वो गलत है, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, एनफ नहीं है, और इससे सरकारी आय को नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर ऑफिसर इसकी दोबारा जांच पड़ताल कर सकता है, एविडेंस मांग सकता है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है वो इस बात से सेटिस्फाइड ना हो, कोई इशू नहीं है, उसकी सेटिस्फैक्शन का सीन नहीं है। मेन ये चीज़ है कि रीअसेसमेंट का प्रॉब्लम तभी क्रिएट होता है जब उनके द्वारा किए गए सेल्फ असेसमेंट से प्रॉपर ऑफिसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है अपना एक नोटिस जारी करेगा। प्रॉपर ऑफिसर शेल पास ए स्पीकिंग ऑर्डर, ऑब्वियसली एक ऑर्डर इशू करेगा विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट। जिस दिन असेसमेंट होगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर रीअसेसमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एंट्री और द शिपिंग बिल, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एंट्री जिस दिन प्रोड्यूस की गई है, शिपिंग बिल जिस दिन दिखाएगा, उसके 15 दिन के अंदर अंदर वो रीअसेसमेंट का आदेश दे सकता है। द लास्ट वन इज़ प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट तब किया जाता है जब सेल्फ असेसमेंट ना हुआ हो और जो इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है वो रिक्वेस्ट करे प्रॉपर ऑफिसर को कि आप जो है हमारा असेसमेंट, हमारी चीज़ों का असेसमेंट कीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ जहाँ इम्पोर्टर एक्सपोर्टर जो है वो सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाया, राइट, और उसने रिक्वेस्ट किया है इन राइटिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर फॉर असेसमेंट, ठीक हो गया। तो इसे हम प्रोविजनल असेसमेंट बोलेंगे। दूसरी बात, मतलब ये सर्कमस्टांसेस हैं कि कब ये प्रोविजनल असेसमेंट हो सकता है। आगे कह रहा है कि जहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर को ये लगता है कि भाई असेसमेंट इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पर छोड़ना अच्छी बात नहीं है, खुद ही करना चाहिए, क्योंकि उससे लग रहा है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनके ऊपर कुछ टेस्टिंग की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो टेस्ट किए जा सकते हैं, कुछ केमिकल हो सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर असेसमेंट को अपने हाथ में ले सकता है कौन, प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट इज़ जहाँ पर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं या नेसेसरी इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की गई हैं इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर के द्वारा, देन प्रॉपर ऑफिसर कैन असेस द ऑल द थिंग्स, जो भी जैसे ड्यूटी है, एवेल्यूएशन जो भी है वो अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है। और प्रॉपर ऑफिसर जो है इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को एक बॉन्ड भरने के लिए भी कह सकता है, इन केस जब ये प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है, उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये हो सकता है कि अभी प्रोविजनल असेसमेंट हो रहा है, जब बाद में फ़ाइनल असेसमेंट होगा तो हो सकता है प्रोविजनल असेसमेंट में और फाइनल असेसमेंट में अमाउंट का डिफरेंस आ जाए, राइट। तो इन केस थोड़ा सा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है उन्हें यह आदेश दिए जा सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट का बॉन्ड या सिक्योरिटी भरें, ताकि वो थोड़ा सा सेफ़ हो जाए। और प्रॉपर ऑफिसर जो है इस अगर कोई डेफिशिएंसी मान लो कल को आ जाती है, दोनों में अमाउंट का गैप हो जाता है, तो वो ऑलरेडी आपके पास फिर, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता होगा क्योंकि असेसमेंट हुआ ही नहीं है अभी तक, लेकिन जब तक नहीं होता तो एक आप इमेजिन कर सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। अगर इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पहले से इस बिज़नेस में लगा हुआ है तो उसका थोड़ा सा पास्ट जो उसका रिकॉर्ड रहा है उसके आधार पर भी ये एक बॉन्ड भरवाया जा सकता है। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि किस तरीके से जो है असेसमेंट होता है और क्या रेट्स लगते हैं। हालांकि रेट्स इसमें मेंशन नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा सा आपको सिस्टम बताया गया है कि टैक्सेबल इवेंट जो है वो कब होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कब माना जाएगा, कौन कौन से सेक्शन हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।